अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो एक बार फिर आपके सवालों के जवाबात पे है। क्वेश्चन आंसर सेशन है। कुछ सवाल, बल्कि 2-3 सवाल ऐसे हैं जो स्पेन ओपन इमिग्रेशन से है। कुछ जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन दोबारा कोशिश करता हूं जवाब दूं। एक सवाल पाकिस्तान से भी है, तो इन सब चीज़ों को मिला के करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, जानने वालों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इन वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल ये है कि जो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी इमिग्रेशन रिलेटेड, कि ये इमिग्रेशन रोकी जाए या इसको चलाया जाए, उसका क्या हुआ है। बल्कि मुझे एक दो दोस्तों ने बताया कि उनको बता दिया गया है कि जी इमिग्रेशन रुक गई है। हकीकत में क्या बात है, ये बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि दोबारा वही सवाल कि मुझे मिल के मेरे एक हमसाए हैं, उन्होंने पूछा है कि उनका भांजा जो स्पेन में मौजूद है वो आया हुआ है, वो फरवरी में आया है। उसके दोस्त उसको कह रहे हैं कि अप्लाई कर दो, कुछ नुकसान नहीं होगा, जबकि वो लीगली वीज़ा लेके आया है। तो ऐसी इस सिनारियो में उसका क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो इसी बात से ही कि जो अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को तीनों पार्टियों की बात सुनी, यानी दो तो लेफ्ट विंग पार्टियां थी, राइट विंग पार्टियां थी जो इसके खिलाफ कही हुई थी, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी तो पेपे है, वॉक्स है। इन्होंने मिलकर जो ये कहा था कि जी ये लोग मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, जितने इमिग्रेंट्स आए हैं। खराबियों में उन्होंने सबसे बड़ी खराबी ये बनाई थी कि जो क्राइम रेट है पहले से 3 गुना ज़्यादा हो गया। रेप केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर माइग्रेंट्स ही कर रहे हैं, और ये इलीगल माइग्रेंट्स है जो कर रहे हैं। चोरी डकैती का गैर बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी इलीगल माइग्रेंट्स कर रहे हैं। इस तरह और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने किया था। फिर उन्होंने ये इस पे एक नुक्ता उठाया था कि लोग 2 नंबर कागज़ जमा करा के ये ले रहे हैं, और सारी चीज़ों को उन्होंने सबूत अदालत में पेश किए हैं। लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, हुक्म दिया है कि जैसे इमिग्रेशन चल रही थी वैसी चलेगी, ये बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो जिस किसी ने ये बात फैलाई हुई है कि इमिग्रेशन रुक गई है, तो भाई लोगों को मिसगाइड नहीं करें, परेशान नहीं करें लोगों को। अच्छी बात है तो बताएं कि अदालत ने ये कहा है कि ये इसी तरह चलेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पहले पेपर जमा करा दिए हैं, जैसे 5-6 लाख लोग तो पहले ही जमा करा चुके हैं, जिनके पास पेपर पूरे हैं वो भी जमा कराएं, जो जिनके पेपर कुछ छोटे मोटे कम हैं उनका पूरा करें। 30 जून डेडलाइन है, 30 जून तक आप ये जमा करा सकते हैं। उसके बाद फिलहाल उसको ख़त्म किया जा रहा है, और सबकी तरह मैं भी ये दुआ कर रहा हूँ कि उस वक्त जाके वो कहें कि जितने मौजूद हैं, और दिसंबर वाली जो बीच में एक रिक्वायरमेंट है उससे निकल के करें। और रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता है क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि 1 जनवरी से पहले यानी 31 दिसंबर तक जो आ गया है ये वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये है कि आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जिस मुल्क से आए हैं उस मुल्क की पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ से आप नई चीज़, और एक और चीज़, 5 महीने का सबूत देना है कि दिसंबर से लेके यहाँ पे 5 महीने आपको रहते हुए हो गए हैं। और आखिरी बात ये है जो उन्होंने बाद में ऐड की है कि या आप इन्फॉर्मे लगाएंगे, या आप बिजनेस प्लान लगाएंगे, या आप कंत्रातो लगाएंगे। जिसके पास ये चीज़ें पूरी हैं वो तो जमा कराएं, जिनके पास कोई कमी पेशी है पूरी करके 30 जून से पहले पहले जमा करा सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। और इससे मुझे एक और सवाल आ गया जो वैसे 2-3 दफ़ा पूछा गया है कि ये कितने लोग हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 लाख लोगों को मिलेगा। 5 लाख लोगों को नहीं भाई, ये बहुत से लोगों को मिलेगा, मिलियन प्लस लोगों को मिलेगा, और आप जमा कराएं, खैर होगी। दूसरा जो मैंने कहा है कि जो लोग बाद में आए हैं उनकी क्या स्टोरी है। जैसे वो बताया कि मेरे दोस्त ने, उन्होंने मेरे से पूछा है कि उनका भांजा आ गया है, वो आया है फरवरी में शायद, तो लीगल वीज़ा भी लेके आया है। तो सबसे पहले समझें कि जो बंदा जिस मुल्क में जहाँ से भी शेंजन टेरिटरी का वीज़ा अप्लाई करेगा, जैसे ये बच्चा इटली का वीज़ा लेके आया, तो इटली वालों ने वीज़ा जब दे रहे थे उन्होंने सिस में उसका नाम डाल दिया। हर वो शख्स जो वीज़ा अप्लाई करता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसका सिस में नाम आ जाता है, चाहे उसको वीज़ा मिले या ना मिले, तो उसका सिस में नाम मौजूद है। अगर वो कहता है मैं दिसंबर में आया था, उसका वीज़ा जो है जो इटली ने इशू किया था वो बता रहे हैं कि ये फरवरी में आया यहाँ पे। अब उसके सिस के साथ दूसरी चीज़ को भी देखें, वो है EES एग्जिट एंट्री सिस्टम। आपको इसका पता है,
जो बंदा कहीं से भी आता है, वो इटली में लैंड किया है, वो फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, हॉलैंड में, वो सब का सब एक मुश्तरका तौर पे डेटाबेस है जिसको चला जाता है। उन्हें पता है कि ये बंदा किस तारीख को कहाँ पे लैंड हुआ था। अब आपके पासपोर्ट पे अगर मोहर नहीं लगी, ये भी वैसे पूछा गया जी पासपोर्ट पे तो मोहर ही नहीं लगी। अगर पासपोर्ट पे मोहर नहीं लगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सिस में और ईईएस में मौजूद हैं। अब इस बच्चे को अब स्पेन में ये मशवरा देने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे करो कि जब पासपोर्ट वो मांगेंगे तो पीडीएफ मांगेंगे, तो बीच में से वो पीडीएफ को जो आपका वीज़ा लगा हुआ है, जो आपकी स्टैंप वैम्प लगी है, वो सबको वॉश करके वो चढ़ा दो। अब इसका नुकसान क्या है, जब ये जाएगा उसको बैन कर सकते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, क्या पता ज़्यादा देर के लिए भी कर दें। अब ये जो आया ये बच्चा 2 साल के बाद अपनी अराइवल ले सकता है, लेकिन अगर इस गेम में फंस के वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, मुल्क छोड़ने का हुक्म दे देती है स्पेनिश गवर्नमेंट, तो फिर वो क्या करेगा। अगर 2 साल के बजाय उसको 2 साल के बाद अराइवल मिलने के बजाय उसको बैन ही लगा देते हैं कि 2 साल तो आप ये काम कर ही नहीं सकते, तो उसका टाइम जब वो 2 साल सजा वाला टाइम खत्म होगा उसके बाद उसका मीटर दोबारा चलेगा, यानी उसके वो 2 साल वहां से अगले पूरे होंगे, और क्या पता उस वक्त तक इमिग्रेशन अराइवल बंद हो गई हो। इसलिए ये बात समझ है कि 2 नंबरी ना करें। बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें हैं, वो आपको बहुत सी दलीलें देंगे कि ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि किसी का इसमें से थ्रू हो जाए, अभी उसको रेजिडेंसी मिल जाए, लेकिन आगे जाके मसला हो जाएगा, क्योंकि पेपर उन्होंने एक एक चेक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अब हुक्म दिया है कि ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से चेक की जाए, तो बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ भी होंगे जो 2 नंबरी कर रहे हैं। तो बेहतर है 2 नंबरी करके मुसीबत में फंस जाने के इंतज़ार कर लें और 2 साल के बाद अराइवल अप्लाई कर लें। बाकी मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि कानून क्या कहता है, करना क्या ये आपकी अपनी मर्जी है। अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने जो अपने फैमिली रीयूनियन वाले किए हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो उसका जवाब ये है कि ये किसी को भी सही नहीं पता। कानून ये है कि जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, ये मई से कानून चला है, जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है उसकी बीवी और बच्चों को, ये सिर्फ बीवी और बच्चों के लिए भी याद रखिएगा, उनको 2 से 3 महीने के अंदर पाकिस्तान से वीज़ा लगना चाहिए, यानी जो पाकिस्तान का प्रोसेस है उसकी बात करूँ। पहले आपको पता है वो आप स्पेन से अप्रूव कराते हैं, अप्रूवल लेटर लेके फिर पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन ऐसे है कि रश बहुत ज़्यादा उनके पास भी। उस रश की वजह से क्या होता है कि वो टाइम ज़्यादा लग रहा है, 6-6 महीने हो गए लोगों को, और टीआरसी वाले बेचारे जो हैं वो तो 2-2 साल से बैठे हुए हैं। तो इसमें आप परेशान नहीं हो, दुआ करें और वैसी को फ़ोन करें, फ़ोन करके पूछें। वो फ़ोन नहीं उठाते, वो बिज़ी होते हैं, उनके जो 9 से 12 बजे के दरमियान वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फ़ोन उठाते हैं। आपने इसके दौरान ही करना है, नहीं उठाते दोबारा करें, नहीं उठाते तीसरी दफ़ा करें, 100 दफ़ा भी करना पड़े तो करें ताकि आपकी उनसे बात हो जाए। ईमेल करें तो सिर्फ एक ईमेल करें, ज़्यादा ईमेल करेंगे आपको स्पैम में डाल देंगे, जवाब नहीं देंगे। अगर दोनों चीज़ों से यानी फ़ोन और ईमेल से आपकी तसल्ली नहीं हुई तो स्पेन के किसी वकील से ईमेल करवाएं। अब स्पेन के वकील की ईमेल से क्या होता है, ये गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा लग जाएगा, सिर्फ ये होता है कि उनको आपकी फ़ाइल खोल के उसके बीच में वो ईमेल लगानी पड़ती है, वो आपकी फ़ाइल का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उस वकील को भी जवाब देना है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी फ़ाइल कहीं रुकी हुई थी तो चल पड़ती है। अगर जैसे आपका नंबर फॉर एग्जांपल करें कि उस कतार में आपका नंबर 1000वां था, उसके चलने से हो सकता है वो 900 पे चला जाए, या हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए। इससे किसी तरीके से भी एम्बेसी से कांटेक्ट करें, खुद फ़ोन करके, ईमेल करके, और आखिरी जो अरबा वो ये है किसी वकील से करवा के। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। खामोशी से बैठें, दुआ करें कि जल्दी से हो जाए। तो ये थे आज के। एक और सवाल, वो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अप्लाई किए थे वर्क परमिट पाकिस्तान से, उनको वर्क परमिट नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं उनको उनके टाइम से, आपको पता है स्पेन का ये पाकिस्तान से साल से ज़्यादा लग जाता है वर्क परमिट वालों का। तो इंतज़ार करें, और दोबारा वही करूँगा जिनका 8-10 महीने हो गए हैं वो एम्बेसी को कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, बोले कि प्लीज़ हमें बताएं क्या हो रहा है, अपडेट के लिए पूछें। इसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर सकते। या जिस बंदे ने स्पेन से किया था आपके लिए अप्लाई, उसको कहें कि उस वकील से करें जिसने ये सारा प्रोसेस किया है, और वो खुद एम्बेसी से पूछे, उसको वो जवाब देंगे। उम्मीद है कि मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दे दिए। फिर भी जो रह गए हैं दोबारा ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो सवाल हो तो ज़रूर पूछें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।